गरीब ससुराल में 150 बॉडीगार्ड लेकर आई अमीर बहू। मधु अपनी शादी के लिए अपने कमरे में तैयार होकर बैठी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मधु की मां निकिता कमरे में आती है और कहती है, मधु बेटा, बारात आ चुकी है और पंडित जी भी फेरों की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तुम जल्दी से नीचे आ जाओ ताकि समय पर तुम्हारे फेरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब निकिता चली जाती है। मधु दरवाजा बंद करती है और अपने आप से कहती है, माँ और पिताजी को मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी जिसे उन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। मैं सिर्फ आकाश से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, लेकिन पिताजी नहीं माने। मेरे पास आकाश के साथ भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये आकाश अब तक आया क्यों नहीं? ऐसा करती हूँ, फिर फोन लगाती हूँ। मधु आकाश को फोन लगाकर कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। उसके बाद भी तुम अब तक मुझे लेने के लिए नहीं आए। मधु मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। मधु बार बार बेचैन होकर खिड़की से नीचे देख रही थी। थोड़ी देर बाद आकाश दिखाई देता है। मधु खिड़की से एक दुपट्टा बांधती है और उस दुपट्टे के सहारे नीचे उतर जाती है और आकाश की बाइक पर बैठकर उसके साथ भाग जाती है। इधर जब निकिता मधु के कमरे में आती है तो वहां मधु नहीं थी। ड्रेसिंग टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, माँ, मैं आकाश से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। आप लोग अगर मान जाते तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। हो सके तो मुझे माफ करना। निकिता बहुत परेशान हो जाती है। वो वापस शादी हॉल में आती है और अपने पति को सारी बातें बताते हुए कहती है, आपको विनोद जी से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि मधु यहाँ नहीं है। ये मधु ने अच्छा नहीं किया। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि विनोद बाबू वहां पर आ जाते हैं और उन्हें परेशान होता देखकर पूछते हैं, क्या हुआ भाई, दुल्हन अभी तक मंडप पर नहीं आई? महेंद्र उन्हें सारी बातें बताता है। ये सुनकर विनोद बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं मुख्यमंत्री का पीए हूँ और मेरी कितनी इज्जत है। मैं तो सोच रहा था कि शादी के साथ साथ मैं तुमसे बिजनेस में भी पार्टनरशिप करूंगा, लेकिन तुमने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी होने वाली बहू को मंडप से भगाने की हिम्मत की है। विनोद अपने बेटे की सारी बातें बताकर बारात वापस लेकर चला जाता है। सभी मेहमान भी वापस लौट जाते हैं। महेंद्र और उनकी पत्नी निकिता दोनों शादी हॉल में बैठकर रो रहे होते हैं। काफी रात हो चुकी थी। तभी मधु आकाश के साथ गले में फूलों की माला डाले हुए वहां पर आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस यहाँ पर पलट कर आने की? तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से और आज के बाद यहाँ पलट कर मत आना। तुम हमारे लिए मर चुकी हो। माँ, आकाश से मैंने प्यार किया, आप नहीं माने, इसलिए मजबूर होकर मुझे आकाश से कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। अब मैं आकाश को अपना पति मान चुकी हूँ। अब अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर निकिता महेंद्र को समझाते हुए कहती है, सुनिए जी, मधु हमारी इकलौती बेटी है। हमने हमेशा ही उसकी गलतियों को माफ किया है, तो हमें आज भी करना पड़ेगा। निकिता के समझाने और मधु की रिक्वेस्ट करने पर महेंद्र मान जाता है और वो मधु को अपने घर के अंदर लाता है। और थोड़ी देर बाद मधु को विदा करते समय वो कहता है, मधु बेटा, याद है तू अपनी दादी से राजकुमारी की कहानी सुनकर हमेशा मुझे कहा करती थी कि तू अपने ससुराल अपने साथ दास और दासियां ले जाएगी। हाँ पिताजी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और आप कहा करते थे ना कि आप मेरे साथ बहुत सारे दास और दासियां भेजोगे। तो ठीक है बेटा, आज अपनी बात पूरी करने का समय आ गया है। बेटा, दास और दासियां तो इस जमाने में नहीं होते, हाँ लेकिन बॉडीगार्ड होते हैं और मैं तेरे साथ पूरे 150 बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। लेकिन पिताजी, हमें भला बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? बेटा, जरूरत है क्योंकि मधु तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है और मैं उसे दहेज में सिर्फ 150 बॉडीगार्ड ही दे रहा हूँ, जो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। आकाश महेंद्र की बात को काट नहीं पाता। अब महेंद्र मधु को एक कार में बिठाकर विदा कर देता है और उसके पीछे 150 बॉडीगार्ड को कार में बिठाकर भेज देता है। आकाश मधु को लेकर अपने गांव नैनपुर पहुंचता है और वहां पहुंचकर आकाश कार के ड्राइवर से कहता है, देखिए यहीं से मेरा गांव शुरू हो जाता है। गांव की सड़कें पतली हैं और इतनी सारी कारों की गांव के अंदर जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए आप लोग यहीं से लौट जाइए और हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे। मेरा घर पास में ही है। मधु और सभी बॉडीगार्ड कार से उतर जाते हैं। ड्राइवर कार को वापस ले जाते हैं और मधु और आकाश आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे उनके 150 बॉडीगार्ड चलते हैं। सारे गांव वाले निकल निकल कर ये सब कुछ देख रहे थे। तभी आशा कहती है, देख रही हो बहन, आकाश किसी बहुत बड़े घर की लड़की लेकर आया है। 150 बॉडीगार्ड आए हैं उसके साथ। हाँ बहन, लोगों को तो 1 या 2 भी बॉडीगार्ड नहीं मिलते और यहाँ तो पूरे 150 बॉडीगार्ड है। न जाने इतने बॉडीगार्ड को जानवी बहन कहाँ रखेगी।
थोड़ी देर बाद आकाश मधु को लेकर अपने घर पहुंचता है। आकाश ने फोन करके अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया था, इसलिए आकाश की मां जानवी और आकाश की भाभी सीमा दरवाजे पर ही गृह प्रवेश के लिए आरती की थाली और कलश लेकर खड़ी थी। जानवी पहले मधु की आरती उतारती और फिर उससे कहती है, मधु बेटा, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जानवी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। उसके बाद जानवी 150 बॉडीगार्ड को देखकर आकाश से कहती है, बेटा आकाश, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि हम इन 150 बॉडीगार्ड को अपने घर में रख सके। हाँ, लेकिन तुम मुखिया जी से बात कर लो। गांव में उनका एक बहुत बड़ा हॉल खाली पड़ा है, ये सारे बॉडीगार्ड वहाँ रह सकते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर मुखिया जी से बात कर लेता। अब आकाश मुखिया जी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताकर हॉल में बॉडीगार्ड के रुकने की सारी व्यवस्था करवा देता है। फिर वो घर आ जाता है। अपने कमरे में जाकर वो काफी देर मधु को बातें करता है और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जानवी और सीमा मधु के कमरे में आती है और कहती है, मधु बेटा, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। मोहल्ले की सभी औरतें आती होंगी, तो तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। देवरानी जी, हमारे घर का दस्तूर है कि नई बहू ही मेहमानों के लिए खाना बनाती है, तो जल्दी तैयार होकर आ जाओ, तुम्हें ही खाना बनाना है। हाँ जेठानी जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मधु की बात सुनकर जानवी और सीमा दोनों बाहर चली जाती हैं। तब मधु अपने मन में सोचती है, मेहमानों का खाना, मैं तो अपना खाना भी नहीं बना सकती, तो भला मेहमानों का खाना कैसे बनाऊंगी। हे भगवान, आज मेरी बेइज्जती होने से बचा लेना बस। अब मधु तैयार होती है और थोड़ी देर बाद वो घर के बाहर पंडाल में आती है। तभी मधु की सास उंगली के इशारे से उसे बताते हुए कहती है, मधु, वहाँ खाना पकाने का सारा सामान रखा है, जाकर सभी मेहमानों का खाना बना लो। हाँ, अगर किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। अब मधु चूल्हे के पास जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी 4 बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं और पहला बॉडीगार्ड कहता है, मैम साहब, आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतने लोगों का खाना बनाने के लिए आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम बॉडीगार्ड्स भला किस दिन काम आएंगे। ऐसा कहकर वो बॉडीगार्ड चूल्हा जलाने लगता है। तो बॉडीगार्ड नंबर 2 आटा गूंथने लगता है। तीसरा बॉडीगार्ड सब्जियां काटने लगता है और बॉडीगार्ड नंबर 4 चावल पकाने के लिए निकालने लगता है। चारों बॉडीगार्ड लगातार अपना काम कर रहे थे। मधु ये सब देखकर हंस रही थी। थोड़ी ही देर में चारों बॉडीगार्ड्स ने खाना बनाकर रख दिया। तभी मधु की सास वहां आई और बोली, अरे मधु बहू, इतनी जल्दी तुमने सारा खाना भी बना लिया? माँ जी, खाना बन गया है। अब आप बताइए, मेहमानों को खाना खिलाना हो तो हम खिलाना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ बेटा, अब हमें मेहमानों को खिलाना है। मैं सभी को बिठाती हूँ और तुम लोग खाना सर्व कर दो। जानवी पंडाल में सभी मेहमानों को बिठाती है और सभी बॉडीगार्ड मिलकर मेहमानों को खाना सर्व करते हैं। सभी मेहमान खाना खाते हैं और मधु की तारीफ करते हैं। फिर सभी लोग वापस लौट जाते हैं। मधु अपने बॉडीगार्ड्स के पास जाती है और कहती है, मेहमानों ने तो खाना खा लिया है, अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं। अब मधु और उसके परिवार के सभी बॉडीगार्ड्स भी खाना खा लेते हैं और रात हो जाती है और मधु अपने घर आ जाती है। अगले दिन मधु सोकर उठती है तो उसे अपनी नंद बिंदिया की आवाज सुनाई देती है। मधु उठकर हॉल में आती है तो देखती है कि बिंदिया अपने माता पिता से कह रही थी, माँ पिताजी, मैंने कह दिया कि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों बिंदिया, आखिर तुम क्यों कॉलेज नहीं जाओगी? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं और कॉलेज जाना कितना जरूरी है। भैया, कॉलेज में कुछ गुंडे बाहर खड़े होकर मुझे छेड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिंदिया, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर हम अपने बॉडीगार्ड के साथ तुम्हारे कॉलेज चलेंगे और उनकी खूब धुनाई करेंगे। हाँ मधु बेटा, ये तो तूने बड़ा ही अच्छा सोचा है। जा बेटा, जल्दी जा। अब मधु तैयार होती है और जानवी के साथ घर के बाहर आती है, जहाँ सभी बॉडीगार्ड मधु के घर का पहरा दे रहे थे। मधु अपने बॉडीगार्ड से कहती है, चलो तुम सभी को हमारे साथ कॉलेज चलना है और उन गुंडों की पिटाई करनी है जो बिंदिया को परेशान करते हैं। अब बॉडीगार्ड अपने ड्राइवर को फोन करके गाड़ी मंगवा लेते हैं। सभी बॉडीगार्ड्स गाड़ी में बैठते हैं। मधु और बिंदिया भी कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। कॉलेज पहुंचकर सभी गाड़ी से उतरते हैं। बिंदिया मधु के साथ थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी सामने कुछ लड़के मधु और बिंदिया को देखकर कमेंट करने लगते हैं। तभी मधु कहती है, बॉडीगार्ड देख रहे हो ना इन गुंडों को, आज इन्हें इतना मारो कि दोबारा किसी लड़की को कमेंट करने से पहले 50 बार सोचे। ये सुनकर सारे बॉडीगार्ड उन लड़कों की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें खूब पीटते हैं। सारा कॉलेज ये देखकर बहुत खुश होता है, तालियां बजाता है और उनके बाद सारे लड़के बिंदिया के पैरों में बैठकर उससे माफी मांगते हैं। बिंदिया बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। बिंदिया अपने घर वालों को जब ये सारी बातें बताती है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीमा अपनी सास से कहती है, माँ, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है और कुएं से पीने का पानी लेकर आना है, तो प्लीज आप जाकर पानी ले आइए। हाँ हाँ बहू, मुझे गगरी दे दो, मैं पानी ले आती हूँ। अब जानवी 2 गगरी लेकर कुएं पर जाने के लिए बाहर निकलती है तो बाहर खड़े बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड पूछता है, माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, हमारे यहाँ गांव में पीने का पानी कुएं से भरकर लाना पड़ता है। कुआं थोड़ी ही दूर पर है, मैं वही जा रही हूँ पानी भरने।
अरे मारिए, हमारे होते हुए आप पानी भरकर क्यों लाएंगी? चलिए मटका हमें दीजिए और आप हमें बता दीजिए कि हम पानी भरकर ले आएंगे। जानवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दो बॉडीगार्ड दोनों मटका ले लेते हैं। जानवी भी अब उनके साथ साथ जाकर उन्हें कुआं बताती है। एक बॉडीगार्ड पानी खींचता है और दोनों बॉडीगार्ड पानी को अपने सिर पर रखकर कहते हैं, चलिए माँ जी, अब घर चलते हैं। दोनों बॉडीगार्ड जानवी के साथ पानी लेकर घर आ जाते हैं और घर के अंदर पानी रख देते हैं। ये देखकर मधु कहती है, अरे वाह, तुम लोग तो बहुत काम करते हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई है और मेरे पैरों में दर्द है, तो मैं बाजार नहीं जा पा रही हूँ। आप और मधु जाकर सब्जियां ले आइए। अरे बेटा, ठंड की वजह से मेरे घुटनों में भी बड़ा दर्द है, लेकिन ठीक है, तू मुझे सब्जी का झोला ला दे, मैं बाजार से जाकर सब्जियां ले आती हूँ। चल मधु बहू, हम दोनों सब्जी लेकर आएंगे। अब सीमा घर के अंदर से एक सब्जी का झोला लाकर अपनी सास को देती है। जानवी और मधु बाहर निकलती है तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, माँ जी, मेम साहब, आप लोग सब्जियां लाने जा रही हैं क्या? लाइए, सब्जियां हम ला देते हैं। अरे नहीं, तुम लोग महंगी सब्जियां बिना मोल भाव के ले आओगे और मैं सबसे अच्छा मोल भाव करके सस्ती और अच्छी सब्जियां लाती हूँ। ऐसा करो कि तुम हमारे साथ चलो, झोला उठा कर ले आना। हाँ माँ जी, ये बात आपने सही कही, लेकिन इतने सारे लोगों को हमारे साथ आने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 लोग हमारे साथ आ जाओ। अब बॉडीगार्ड मधु और जानवी के साथ जाते हैं। मधु और जानवी बाजार पहुंचती है तो पीछे पीछे उनके 4 बॉडीगार्ड भी बाजार पहुंचते हैं। सारे बाजार के सभी लोग मधु, जानवी और उनके बॉडीगार्ड्स को देख रहे थे। फिर मधु और फिर जानवी भी अलग अलग दुकानों से सब्जियां छांट कर ले लेती हैं। बॉडीगार्ड झोला उठाता है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। बॉडीगार्ड रसोई में जाकर झोला रखता है और तभी सीमा कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इन सब्जियों को धोना काटना है और फ्रिज में भी जमाना है। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? ये सब कुछ मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। मधु मेम साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये सारा काम तो हम ही कर देंगे। अब चारों बॉडीगार्ड्स मिलकर सबसे पहले सारी सब्जियां निकाल लेते हैं, फिर उन्हें फ्रिज में जमा देते हैं और कुछ सब्जियों को काट कर भी रख देते हैं। ये देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। फिर मधु सीमा मिलकर खाना बनाने में लग जाती है और बॉडीगार्ड बाहर चले जाते हैं। मधु सीमा खाना बनाकर लगाती हैं। तब तक आकाश, करण और रमेश भी घर आ जाते हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब आकाश कहता है, पिताजी, खेतों में अच्छी फसल लग गई होगी ना? अब तो कुछ ही दिनों में फसल तैयार होने वाली होगी। हाँ बेटा, फसल तैयार तो हो गई है, लेकिन ये सारी फसल को काटना है और उसे बाजार में ले जाकर बेचना है, और कोई भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और अगर इसी तरह मजदूर नहीं मिले तो इससे तो हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। मुझे तो बहुत चिंता है कि आखिर क्या होगा। पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप खाना खाकर आराम कीजिए, हम सब मिलकर कल आपकी समस्या का हल निकालेंगे। रमेश अपनी बहू की बात सुनकर खुश हो जाता है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह जब रमेश और करण खेत जा रहे थे तब मधु कहती है, पिताजी चलिए, आज आपके साथ खेतों पर मैं भी चलूंगी। जैसे मधु अपने ससुर और जेठ के साथ खेतों की तरफ बढ़ती है तो बॉडीगार्ड भी मधु के पीछे पीछे जाते हैं। मधु खेतों पर पहुंच जाती है और फसलों को देखकर कहती है, लाइए पिताजी, आज आपके साथ मैं भी फसल काटवाऊंगी। जैसे मधु फसल काटने के लिए आगे बढ़ती है तो बॉडीगार्ड आगे आते हैं और कहते हैं, अरे मधु मेम साहब, आप रहने दीजिए, हम 150 बॉडीगार्ड किस दिन काम आएंगे? आप बैठिए, हम अभी सारा काम कर देंगे। मधु मुस्कुराती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि वो आगे बढ़े तो बॉडीगार्ड खुद ही आगे बढ़कर सारा काम कर दें। अब सारे बॉडीगार्ड सारी फसलों को काट देते हैं और उनका गट्ठर बनाते हैं। फिर करण कहता है, आप लोगों ने फसलों को काट लिया है तो इसे बाजार में ले चलिए ताकि हम उन्हें बेच दें। अब सारे बॉडीगार्ड बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी पहला बॉडीगार्ड कहता है, मधु मेम साहब, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, बाकी के सभी बॉडीगार्ड फसलों को बाजार में बेच कर आ जाएंगे। मधु मुस्कुराती है और बॉडीगार्ड नंबर 1 के साथ वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। तो बाकी के सभी बॉडीगार्ड्स फसलों को बेचने के लिए फसल पीठ पर उठाकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। मधु अपने घर पहुंचती है और सभी लोगों को सारी बातें बताती है। तो आकाश खुश होते हुए कहता है, अरे मधु, आज तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है, भैया की और पिताजी की खेतों में मदद कर दी। हाँ वो तो है सीमा भाभी, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ मधु, आज तो तूने बॉडीगार्ड से काम करवाया है तो तुम्हें ज्यादा ही भूख लगी होगी। अच्छा चिंता मत करो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अब सीमा सभी को खाना परोसती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब सीमा कहती है, मधु, वैसे इतने सारे बॉडीगार्ड कहाँ खाना खाते हैं? तुमने कुछ देखा या नहीं? नहीं भाभी, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। चलिए देख कर आते हैं। माँ, पिताजी, आप लोग खाना खा लीजिए, हम लोग वापस आकर खाएंगे। अब मधु सीमा के साथ अपने घर के पास वाले हॉल में जाती है जहाँ सभी बॉडीगार्ड्स रुके हुए थे। ये देखती है कि सभी बॉडीगार्ड मिलकर अपने लिए खाना बना रहे हैं। ये देखकर मधु बहुत खुश होती है। तभी एक बॉडीगार्ड कहता है, अरे मेम साहब आइए, हम सभी अपने लिए खाना बना रहे थे। हाँ, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम सभी अपने लिए यहाँ पर खाना बना रहे हो।
वैसे मुझे पता है कि पिताजी ने राशन और बाकी सारे खर्च देने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। मधु की बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद मधु अपने घर वापस आ जाती है और मधु सीमा भी खाना खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मधु के ससुराल के बाहर हल्ला हो रहा था। तब मधु कहती है, माँ जी आकाश, बाहर हल्ला कैसे हो रहा है? उफ, क्या बताऊं बेटा, जमींदार जरूरत पड़ने पर गांव के गरीबों को ज्यादा दर पर ब्याज देता है और उनकी जमीन रख लेता है। उसके बाद ब्याज न देने पर वो उनकी जमीन हड़प लेता है और मांगने पर गुस्सा करता है। ऐसे ही वो आज एक किसान की जमीन हड़प करने आया है। इस बात का हल्ला हो रहा है। अच्छा माँ, चलिए हम लोग चलकर देखते हैं। मधु अपनी सास के साथ बाहर निकलती है और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। उसके सभी बॉडीगार्ड भी उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो मधु देखती है कि हरिया अपने खेतों के कागज देने से इनकार कर रहा था, इसलिए जमींदार के आदमी हरिया को मार रहे थे। ये देखकर मधु कहती है, बॉडीगार्ड्स, तुम लोग देख रहे हो जमींदार के आदमी उनको कितना मार रहे हैं। उन्हें ऐसा मारो कि आज के बाद वो ब्याज मांगना ही भूल जाए। बॉडीगार्ड ने जैसे ये बात सुनते हो सारे के सारे जमींदार के आदमियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें खूब मारते हैं और जमींदार के आदमी दुम दबाकर भाग जाते हैं। तब मधु जमींदार के पास जाकर बोलती है, तुम्हारे आदमी तो भाग गए और अब तुम्हारी बारी है। अगर आज के बाद तुमने किसी से भी इस तरह जबरदस्ती उसके खेत के कागज मंगवाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ऐसा कहकर मधु जानवी के साथ वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और सभी बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। पीछे सारे गांव वाले खड़े होकर तालियां बजाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मधु अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रही थी और सभी बॉडीगार्ड अब तो परिवार की तरह हो गए थे। कभी वो मधु के ससुर के खेतों में काम करने में मदद करते तो कभी मधु के घर में खाना बनाने में मदद करते और कभी कुएं से पानी लाते। जहां एक तरफ मधु खुशी से अपना जीवन गुजार रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मधु का दुश्मन विनोद मधु की खबर इकट्ठा करने में लगा हुआ था। एक दिन उसका एक आदमी विनोद को बताता है, अरे सर, आपने कहा था ना कि मधु और उसके पति का पता लगाऊं, तो मधु उसके पति का पता चल गया है। वो वहीं पास के मोहन नगर गांव में रहते हैं और सुना है कि उसके पिताजी ने उसके लिए 150 बॉडीगार्ड्स के फौज के साथ भेजी है। वो बॉडीगार्ड भी वहीं पास में ही रहते हैं और मधु की प्रोटेक्शन करते हैं। उसके पास अगर 150 बॉडीगार्ड्स हैं, तो मेरे पास 500 बॉडीगार्ड हैं। उन लोगों ने शहर भर में मेरी बेइज्जती कराई है, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विनोद अपने घर के बड़े से हॉल में आता है जहां 500 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। तब विनोद उन सब से कहता है, तुम सब तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। और एक बात याद रहे, जो हमारा दुश्मन है, इशारा पास दे ही उसे खत्म कर देना। दुश्मन बचकर नहीं जाना चाहिए। उधर विनोद अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर मधु और आकाश को ढूंढने निकलता है तो इधर आकाश मधु से कहता है, मधु, पिताजी और भैया कहाँ गए हैं? वो तो कब से खेतों पर चले गए। आज उन्हें खेतों में नई फसल लगानी है, बस इसलिए वो वहाँ गए हैं। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, क्यों ना हम भी खेती पर चलें? हाँ, आपने सही कहा। मैं भैया और पिताजी का खाना भी रख देती हूँ। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैं खेतों में नहीं गई हूँ। माँ जी, मैं और बिंदिया भी चलते हैं। हमारा भी घूमना फिरना हो जाएगा और सभी लोग साथ में लौट आएंगे। तो ठीक है, फिर सभी लोग साथ ही चलते हैं। सभी लोग तैयार होकर खेतों के लिए निकल रहे होते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड फोन करके सभी को बुला लेता है और सभी लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। वो आगे चलते हैं और बॉडीगार्ड्स उनके पीछे चलते हैं। थोड़ी ही देर में सभी खेतों पर पहुंच जाते हैं। आकाश अपने पिताजी और भैया को आवाज देकर बुलाता है। सभी लोग पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं और रमेश कहता है, इस बार की हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। पिछली बार की तरह इस बार भी हमें खेतों में अच्छी तरह मेहनत करनी होगी। पिताजी, क्या हमारी बॉडीगार्ड इस बार भी हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं अंकल, हम सब मिलकर आपकी मदद जरूर करेंगे। हम यहीं आए हैं मधु मेम साहब की मदद करने के लिए, और आप सबकी मदद भी तो मधु मेम साहब की ही मदद है। कुछ भी कहो, तुम्हारे पिताजी के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स बहुत समझदार है। जानवी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। इधर ये लोग खाना खा रहे थे तो उधर विनोद आकाश के घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां ताला लगा है। विनोद किसी पड़ोसी से पूछता है, अरे क्यों भाई, ये लोग घर पर नहीं हैं? कहाँ मिलेंगे ये लोग? अरे बाबूजी, ये लोग अपने खेतों पर गए होंगे। उनके खेत यहाँ से सीधे जाकर तीसरी वाली गली में बाईं मुड़ जाना, वहाँ पे आगे चलने पर है। वहाँ आप चले जाइए, वो लोग आपको मिल जाएंगे। विनोद हरिया के बताए हुए रास्ते पर अपनी कार से आगे बढ़ता है और उसके बॉडीगार्ड्स से भरी कारें पीछे चलती हैं। उसके जाने के बाद हरिया अपने आप से कहता है, अरे ये तो मुख्यमंत्री का पीए है, इसे मैंने टीवी पर देखा था। लेकिन ये इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ आखिर आकाश और मधु को क्यों ढूंढ रहा है? अरे जो भी हो, मुझे इस बात की खबर मधु के पिताजी तक पहुंचानी होगी। हरिया अपनी बाइक उठाता है और शहर की तरफ भागता है। तो वहीं दूसरी तरफ विनोद अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आकाश की खेती की तरफ पहुंच जाता है। दूर से विनोद आकाश और उसके परिवार को देख लेता है। विनोद अपने बॉडीगार्ड से कहता है, देख रहे हो तुम लोग, वो रहा हमारा दुश्मन। आज दुश्मन बचना नहीं चाहिए। एक एक को मार कर गिरा दो और सबसे पहले मधु और आकाश पे हमला करो।
तो वहीं दूसरी तरफ मधु का बॉडीगार्ड जब विनोद और उसके बॉडीगार्ड्स को देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। वो जोर से चिल्लाकर सभी से कहता है, दुश्मन हमला कर रहा है, जल्दी से अपनी पोजीशन संभालो और कारों से अपने अपने हथियार निकालो। बॉडीगार्ड नंबर 2 मधु और उसके परिवार को कार में बिठाओ। बॉडीगार्ड नंबर 3 तुम आगे बढ़कर दुश्मन को संभालो। बॉडीगार्ड नंबर 4 तुम बाकियों को कमान दो। बॉडीगार्ड नंबर 1 के ऐसा कहते ही सभी बॉडीगार्ड अपनी अपनी कारों से अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और बॉडीगार्ड नंबर 2 मधु के परिवार को कार में बिठा देता है और ये 150 बॉडीगार्ड 500 बॉडीगार्ड के साथ हवाई फायरिंग करने लगते हैं। काफी देर ये हवाई फायरिंग चलती है। मधु बहुत डर जाती है। वो आकाश से कहती है, आकाश किसी तरह पिताजी को फोन लगाओ, उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है। हमारे 150 बॉडीगार्ड्स इन 500 बॉडीगार्ड्स को संभाल पाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। मधु फोन आउट ऑफ कवरेज है, मैं बाहर निकलकर फोन लगाने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं आकाश तुम बाहर मत निकलो, बाहर इतनी गोलियां चलनी अगर तुम्हें लग गई तो। हे भगवान ये क्या हो गया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में ये सब भी हो सकता है। हिम्मत रखिए माँ जी, भगवान ने चाहा तो हमें कुछ नहीं होगा। अरे अब तो हमें एक ही इंसान बचा सकता है और वो है मधु के पिताजी। काश उन्हें किसी तरह इन सब की खबर लग जाए। रमेश ऐसा कह ही रहा था कि तभी वो देखता है कि सामने से पुलिस वालों से भरकर बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। ये देखकर मधु कहती है, देखो आकाश मेरे पिताजी आ गए, अब हमें कुछ नहीं होगा। उन कारों से लगातार पुलिस फोर्स निकलती है और सभी बॉडीगार्ड्स और विनोद को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर महेंद्र पुलिस अफसर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब ये मुख्यमंत्री के पीए है, लेकिन इनकी हरकतें किसी गुंडे की तरह है। आप इन्हें पकड़ कर ले जाइए। सबूत के लिए मेरे 150 बॉडीगार्ड गवाही देंगे और मेरे कुछ बॉडीगार्ड्स ने वीडियो क्लिप भी बनाई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। महेंद्र साहब आप चिंता मत कीजिए, आपको अब कोई खतरा नहीं है। मैं इन सबको अभी ही पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर उन सभी बॉडीगार्ड्स और साथ में विनोद को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। मधु दौड़कर आती है और अपने पिताजी के गले लग जाती है और कहती है, पिताजी अगर आप नहीं आते तो ना जाने हमारा क्या होता। नहीं बेटा, तुम्हें और आकाश को कुछ नहीं हो सकता। मेरी बच्ची ठीक है, खुश है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन पिताजी आपको कैसे पता चला कि ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं? ये खबर आपको किसने दी? दरअसल तुम्हारे गांव का ही एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे बताया। जैसे मुझे पता चला मैंने पुलिस को फोन किया और मैं तुम्हारी मदद के लिए निकल पड़ा। कौन है वो पिताजी आदमी? महेंद्र के बुलाने पर हरिया कार से बाहर निकल कर आता है। आकाश और उसका परिवार हरिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। फिर महेंद्र कहता है, बेटा मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि विनोद तुम सब पर हमला कर सकता है। बस इसीलिए मैंने बॉडीगार्ड्स को तुम्हारे साथ भेज दिया था। अब विनोद गिरफ्तार हो गया है, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं बॉडीगार्ड्स नंबर 1 और 2 को छोड़कर बाकी सभी को अपने साथ वापस ले जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम फोन कर देना, मैं सभी को भेज दूंगा। हाँ पिताजी आप सही कह रहे हैं, आप 2 बॉडीगार्ड्स को छोड़कर बाकी सभी को ले जाइए। बॉडीगार्ड्स चलो मेरे साथ वापस। एक मिनट सर, मैं पहले आकाश सर और उनके परिवार को शुक्रिया तो अदा कर दूं। हम बॉडीगार्ड्स बनकर आपके घर आए थे, लेकिन आपने हमें बेटों और भाई जैसा प्यार दिया। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने परिवार से अलग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए। तुम लोगों ने हमारी इतनी मदद की और हमारे बेटों की तरह ही रहे। जब भी तुम्हें हमसे मिलना आना हो तुम जरूर आना, इसे तुम लोग अपना घर ही समझना। ऐसा कहकर जानवी सभी बॉडीगार्ड्स को आशीर्वाद देती है। उसके बाद सभी बॉडीगार्ड्स महेंद्र के साथ वापस लौट जाते हैं और मधु अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर आ जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।